हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सैटेलाइट के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने सैटेलाइट का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने सैटेलाइट के कक्षीय वेग को समझा था, साथ ही साथ उसके परिभ्रमण काल को समझा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग तुल्यकालिक उपग्रह या भूअस्थायी उपग्रह की बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग उपग्रह में भारीनता किस तरह से होती है इस चीज़ को देखेंगे और फिर हम लोग प्लायन वेग की बात करेंगे और अंत में हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की बात करेंगे, यानी कि ग्रहों के गति से संबंधित केपलर्स के नियम की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं तुल्यकालीय उपग्रह या भूअस्थायी उपग्रह की। जी हाँ, तुल्यकालीय उपग्रह को हम लोग सिंक्रोनियस सैटेलाइट कहते हैं और भूअस्थायी उपग्रह को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। मेरे मित्र, आप सबों के मन में ये सवाल उठेगा कि सर आपने बताया था कि जो सैटेलाइट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक सैटेलाइट और दूसरा आपका कृत्रिम सैटेलाइट। तो ये तुल्यकालीय उपग्रह या भूअस्थायी उपग्रह किस टाइप के सैटेलाइट हैं? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों ही क्या हैं सर? तो कृत्रिम उपग्रह हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आप कहेंगे सर ये होता क्या है? तो बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिएगा, चीज़ें आपको अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहता है, यानी कि रोटेट करते रहता है। आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करते रहता है सर? घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है और इसीलिए पृथ्वी की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अक्षीय गति कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे, जब अपने अक्ष पे घूम रहा है तो इसको एक पूरा चक्कर लगाने में कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा, कुछ ना कुछ समय लगता होगा। आप सभी कहेंगे कि सर पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है, यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना घंटे का टाइम लगता है सर? 24 घंटे का टाइम लगता है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 24 घंटे का टाइम लग रहा है। तो भाई पृथ्वी के अक्षीय गति का परिभ्रमण काल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगा रहा है, इसलिए पृथ्वी के अक्षीय गति का परिभ्रमण काल कितना हो जाएगा सर? 24 आवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे परिभ्रमण काल को लिख ही लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पृथ्वी के अक्षीय गति का परिभ्रमण काल कितना हो जाएगा? तो सर 24 आवर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहता है, फलतः पृथ्वी की इस गति को हम लोग अक्षीय गति कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी एक पूरा चक्कर अपने अक्ष पर 24 घंटे में लगाता है, इसीलिए पृथ्वी की अक्षीय गति की जो परिभ्रमण काल होती है वो कितनी होती है सर? तो 24 आवर होती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब कहेंगे कि सर ये तुल्यकालीय उपग्रह क्या होते हैं या भूअस्थायी उपग्रह क्या होते हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई आपका कृत्रिम उपग्रह, अगर आपका कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से इतना ऊंचाई पर हो, पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पे हो कि इस उपग्रह का, इस सैटेलाइट का जो परिभ्रमण काल हो वो पृथ्वी के अक्षीय गति के परिभ्रमण काल के ठीक बराबर हो जाए, इसका जो परिभ्रमण काल हो वो पृथ्वी के अक्षीय गति के परिभ्रमण काल के ठीक बराबर हो जाए, तब जो आपका ये सैटेलाइट है, तब जो आपका ये उपग्रह है, ये क्या कहलाएगा सर? तो तुल्यकालीय उपग्रह कहलाएगा। तुल्यकालीय उपग्रह कहलाएगा या भूअस्थायी उपग्रह कहलाएगा। आप कहेंगे सर नहीं समझे, कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझिए। मैंने आपको क्या बताया कि सर पृथ्वी की अक्षीय गति का परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 आवर होता है, 24 घंटे होता है। अब फिर जब तुल्यकालीय और भूअस्थायी उपग्रह की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि सर कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर हो, आपका ये मान लीजिए अगर पृथ्वी है और ये आपका कोई कृत्रिम उपग्रह है, तो कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पे हो कि इस कृत्रिम उपग्रह का परिभ्रमण काल पृथ्वी के अक्षीय गति के परिभ्रमण काल के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी कि इस कृत्रिम उपग्रह का जो परिभ्रमण काल हो जाए वो कितना हो जाए? 24 आवर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अक्षीय गति का परिभ्रमण काल कितना है सर? 24 आवर है। तो जब इस कृत्रिम उपग्रह का परिभ्रमण काल पृथ्वी के अक्षीय गति के परिभ्रमण काल के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब ये उपग्रह आपका क्या कहलाएगा सर? तुल्यकालीय या भूअस्थायी उपग्रह कहलाएगा।
उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे। आप सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी से एक ऊंचाई पर ऐसी कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी से एक ऊंचाई पर स्थित हो और उस कृत्रिम उपग्रह का परिभ्रमण काल अगर पृथ्वी के अक्षीय गति के परिभ्रमण काल के बराबर है, पृथ्वी के अक्षीय गति के परिभ्रमण काल के बराबर है, तब वो आपका जो उपग्रह है वो क्या कहलाएगा सर? तुल्यकालिक उपग्रह या भू-अस्थायी उपग्रह कहलाएगा। मेरे मित्र, आप सबों के मन में ये सवाल उठेगा कि सर ये तुल्यकालिक उपग्रह या भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि तुल्यकालिक उपग्रह या भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या करते हैं सर? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। जो आपका कृत्रिम उपग्रह है, जो तुल्यकालिक उपग्रह या भू-अस्थायी उपग्रह आप कहते हो, तो वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर सर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता है? तो सर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से तुल्यकालिक उपग्रह या भू-अस्थायी उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 24 घंटा 24 आवर। क्यों? क्योंकि हम सभी को मालूम है कि तुल्यकालिक उपग्रह या भू-अस्थायी उपग्रह वही उपग्रह होता है जिसका परिभ्रमण काल पृथ्वी के अक्षीय गति के परिभ्रमण काल के क्या होता है? बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है जितने भी तुल्यकालिक उपग्रह होंगे या भू-अस्थायी उपग्रह होंगे उसका परिभ्रमण काल कितना होगा सर? 24 आवर होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुल्यकालिक या भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहे होते हैं सर? परिक्रमा कर रहे होते हैं। मेरे मित्र इस दोनों ही क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आइए, अब आप कहेंगे कि चलो सर ये तो ठीक है, हमने समझ लिया कि तुल्यकालिक उपग्रह और भू-अस्थायी उपग्रह इसको बोलेंगे, लेकिन जरा सा ये बताओ कि इस तुल्यकालिक उपग्रह का घूर्णन किस दिशा में होगा? इस तुल्यकालिक उपग्रह का घूर्णन किस दिशा में होगा? मतलब ये कैसे घूमेगा? पूरब से पश्चिम घूमेगा, पश्चिम से पूरब घूमेगा, उत्तर से दक्षिण घूमेगा? तो आप सभी कहेंगे कि सर तुल्यकालिक उपग्रह जो हैं या जो भू-अस्थायी उपग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। आपको हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख भी दूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। पहले आप चीज़ों को समझने का कोशिश करें, उसके बाद आप लिखने पर दिमाग को दौड़ाइएगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि तुल्यकालिक या भू-अस्थायी उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करता है? पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे तुल्यकालिक उपग्रह या भू-अस्थायी उपग्रह 2 चीज़ लिखा है, यहाँ पे आपने या लगा दिया है, तो क्या ये तुल्यकालिक उपग्रह और भू-अस्थायी उपग्रह दोनों अलग अलग हैं या फिर दोनों सेम हैं? अगर ये अलग अलग हैं तो इसमें अंतर क्या है? मेरे मित्र मैं आपको बताऊं कि सिंक्रोनियस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दोनों ही अलग हैं, दोनों में अंतर है। हम लोग क्या कहते हैं जब इसको समझ रहे होते हैं तो बस आराम से ये कह देते हैं कि ऐसी कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो और उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर हो, तो हम लोग कह देते हैं कि वो तुल्यकालिक या भू-अस्थायी उपग्रह कहलाता है। दैट्स आर अ मेन पॉइंट अबाउट सिंक्रोनियस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये सिंक्रोनियस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मेन पॉइंट है कि इसका जो परिभ्रमण काल होता है वो पृथ्वी के अक्षीय गति के परिभ्रमण काल के बराबर होता है। लेकिन जब हम लोग इसके स्थिति की बात करते हैं, तुल्यकालिक उपग्रह और भू-अस्थायी उपग्रह की स्थिति की बात करते हैं, तो हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि सर ये दोनों ही 2 अलग अलग टाइप के उपग्रह हैं। अब ये किसके बेस पे अलग अलग हैं? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भू-अस्थायी उपग्रह और यहाँ पे लिखा हुआ है तुल्यकालिक उपग्रह। तो भू-अस्थायी उपग्रह का मतलब क्या हुआ? भू-अस्थायी उपग्रह का मतलब ये हुआ कि ऐसा उपग्रह जिसको आप पृथ्वी से देखेंगे तो आपको स्थिर मालूम पड़ेगा, मतलब ये चलेगा कि वो रुका हुआ है। आपके मन में झट से सवाल आएगा कि ये स्थिर क्यों दिखाई पड़ेगा? अरे भैया स्थिर इसीलिए दिखाई पड़ेगा कि आप कहते हो कि इसका यानी कि तुल्यकालिक उपग्रह या भू-अस्थायी उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होगा वो पृथ्वी के अक्षीय गति के परिभ्रमण काल के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि इसको जितना समय लग रहा है एक पूरा चक्कर लगाने में उतना ही समय इसको भी लगेगा, पृथ्वी को भी अपने अक्ष पे घूमने पे लगता है। तो मेरे भाई आप ये बताओ कि जब दो चलायमान चीज
एक ही समय में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करे तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है सर एक के अपेक्षा दूसरा क्या है सर? स्थिर है। एक के अपेक्षा दूसरा क्या है सर? स्थिर है। तो हम लोग क्या कहते हैं भू अस्थायी उपग्रह के बारे में? हम लोग कहते हैं कि ऐसा कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हो और उसका परिक्रमण काल लगभग पृथ्वी के अक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर हो जाए, तो ये क्या होगा? पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर माना जाएगा और वही क्या कहलाता है सर? भू अस्थायी उपग्रह कहलाता है। बट आपको यहाँ पे एक मेन पॉइंट ध्यान में रखना है कि भू अस्थायी उपग्रह जो है ये सर क्या होते हैं? तो पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल में स्थापित किया जाता है। विषुवत रेखीय तल में स्थापित किया जाता है। ये आपका एक मेन पॉइंट हो जाता है इसके बारे में। और यही आप कह सकते हैं कि तुल्यकालिक उपग्रह और भू अस्थायी उपग्रह के बीच में एक अंतर भी है। क्या? कि भू अस्थायी उपग्रह जब भी होगा तो ये पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल में स्थापित किया जाएगा। आप सबों को मालूम है कि पृथ्वी को दो भाग में जो बांटने वाली रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन बोलते हैं। क्या कहते हैं सर? विषुवत रेखा बोलते हैं। तो आपका जो भू अस्थायी उपग्रह होता है वो कहाँ पे फिक्स किया जाता है सर? तो पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल में फिक्स किया जाता है। आपके मन में सवाल आएगा कि तुल्यकालिक उपग्रह को कहाँ पे फिक्स किया जाता है? तो तुल्यकालिक उपग्रह को पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी जगह फिक्स किया जा सकता है, जबकि भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जब भी फिक्स होगा तो पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल में स्थापित किया जाएगा। अब आप ये समझ चुके होंगे कि सर तुल्यकालिक उपग्रह को पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन भू अस्थायी उपग्रह को जब भी स्थापित करेंगे तो पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल में स्थापित करेंगे। तो ये आपका एक अंतर हो जाता है, डिफरेंसेस हो जाता है। किसमें सर? सिंक्रोनियस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। बस यही एक डिफरेंसेस होता है, बाकी और कोई चीज चेंज नहीं होता है। दोनों ही उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। दोनों ही उपग्रह क्या होते हैं सर? पृथ्वी के 3600 लिख दिए सर, यहाँ पे आप 36,000 लिखेंगे। दोनों ही उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और दोनों ही उपग्रह का जो परिक्रमा करने का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है सर? तो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। क्या होता है सर? पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि अब आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आप कहेंगे सर इसको लिखेंगे कैसे? तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। एक बार वीडियो को पॉज करके पहले आप इन सारी चीज़ों को समझने का कोशिश करें, फिर मैं आपको इनका डेफिनेशन और इसके जो भी की पॉइंट है उसको लिख देता हूँ और फिर सारी चीज़ को एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये हमेशा के लिए सेट हो जाए। अब हम लोग इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि परिभाषा की बात कर लेते हैं और आप लोग कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे। जो हम लोगों ने समझा है उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसान हो जाए। देखिए तुल्यकालिक उपग्रह के बारे में मैंने क्या लिखा है कि कृत्रिम उपग्रह जिसकी ऊंचाई इतनी हो कि उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अक्षीय गति के परिक्रमण काल के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तुल्यकालिक उपग्रह कहेंगे या सिंक्रोनियस सैटेलाइट कहेंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि तुल्यकालिक उपग्रह को हम लोग भू तुल्यकालिक उपग्रह भी कहते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? भू तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे सर, चाहे आपका सिंक्रोनियस सैटेलाइट हो या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो, ये दोनों ही किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करेगा? तो सर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी भी क्या है सर? एक ग्रह ही है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि आपने यहाँ पे तो सिर्फ तुल्यकालिक उपग्रह यानी कि सिंक्रोनियस सैटेलाइट का डेफिनेशन लिखा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का तो आपने डेफिनेशन लिखा ही नहीं है। सर यहाँ पे मैंने लिख दिया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। क्या? कि भू तुल्यकालिक उपग्रह को जब पृथ्वी के विषुवत रेखा तल में स्थापित किया जाता है, जब इसी भू तुल्यकालिक उपग्रह को पृथ्वी के विषुवत रेखा तल में क्या कर देते हैं सर? स्थापित कर देते हैं, तो यह पृथ्वी के किसी बिंदु से स्थिर मालूम पड़ता है और इसे ही क्या कहा जाता है? भू अस्थायी उपग्रह कहा जाता है। हम लोग भू तुल्यकालिक उपग्रह को क्या करते हैं? पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल में स्थापित कर देते हैं, तब वही आपका भू तुल्यकालिक उपग्रह क्या कहलाता है? भू अस्थायी उपग्रह कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के किसी तल से क्या मालूम पड़ता है सर? तो स्थिर मालूम पड़ता है। मेरे मित्र आप लोग नोट पॉइंट दे करके 2 पॉइंट और नोट डाउन कर लेंगे। पहला पॉइंट में क्या कि यह उपग्रह
पृथ्वी की परिक्रमा, यह उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। ये आपका एक स्पेशल पॉइंट हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं सर कि इस उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई, इस उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है सर। कितनी होती है सर? 36,000 किलोमीटर होती है। आप इस चीज़ को हमेशा नोट डाउन करके रखेंगे। मेरे मित्र, आप सबों के मन में ये सवाल आएगा कि सर क्या भारत ने अभी तक कोई तुल्यकालिक उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऊपर भेजा है? हाँ सर। तो कितना भेजा है सर? तो टोटल 7 भूतुल्यकालिक उपग्रह और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं इंडिया में जो अभी काम कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, क्या कि भारत ने अभी तक टोटल 7 भूतुल्यकालिक उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को क्या किए हैं सर? लॉन्च किए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि तुल्यकालिक उपग्रह और भूतुल्यकालिक उपग्रह को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर इस दोनों ही उपग्रह का यूज़ क्या होता है? तो बड़ा ही सिंपल सा यूज़ होता है, आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को। पहला चीज़ तो ये कि इससे टीवी सिग्नल्स को परावर्तित किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में और टेलीकम्युनिकेशन में किया जाता है। और मौसम संबंधी भविष्यवाणी को करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो तुल्यकालिक उपग्रह और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। तो आप स्टार मार्क दे करके तुल्यकालिक उपग्रह और भूअस्थायी उपग्रह का उपयोग लिख लेंगे सर। उपग्रह का उपयोग, पहला पॉइंट लिखेंगे सर कि दूरदर्शन के सिग्नल को परावर्तित कर टीवी सेटों पर प्रसारित करने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रसारित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पहला लिखेंगे सर, दूरदर्शन के सिग्नल को परावर्तित कर टीवी सेटों पर प्रसारित करने में किसका उपयोग किया जाता है सर? तो तुल्यकालिक उपग्रह या आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भूअस्थायी उपग्रह का। दूसरा आप याद रखेंगे सर कि सर इसका दूसरा यूज क्या होता है? तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में या आप कह सकते हैं सर टेलीकम्युनिकेशन में आप इस दोनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तीसरा यूज भी आप लिख सकते हैं सर कि भूतुल्यकालिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह का उपयोग मौसम संबंधी घटनाओं की भविष्यवाणी में भी किया जाता है। मौसम संबंधी घटनाओं के भविष्यवाणी में किया जाता है। घटनाओं के भविष्यवाणी में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे सर। अब उम्मीद करते हैं कि भूतुल्यकालिक उपग्रह या फिर आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, इसका क्या उपयोग होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। और अब आपको इससे कोई सवाल पूछा जाए तो मेरे ख्याल से उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोलर सैटेलाइट की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके पहले आप तुल्यकालिक उपग्रह का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप भूअस्थायी उपग्रह का डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे है सर। उसके बाद आप नोट करके सर इस 2 पॉइंट को लिखेंगे। पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट आपका ये यहाँ पे है। और फिर आप तुल्यकालिक उपग्रह या भूअस्थायी उपग्रह का उपयोग लिख लेंगे, जो कि पहला पॉइंट आपका यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है और तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोलर सैटेलाइट की, जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुवीय उपग्रह भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपको इसके बारे में बस 2-3 बातें ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला चीज़ तो ये कि सर ये ध्रुवीय उपग्रह होते क्या हैं?
तो सिंपल समझ जाइए कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुव के चारों ओर घूम रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवीय उपग्रह कहेंगे या पोलर सैटेलाइट कहते हैं। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में भी लिखा है कि पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह क्या कहलाते हैं सर, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। कि पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमा करने वाला जो उपग्रह होगा वो क्या कहलाएगा, पोलर सैटेलाइट कहलाएगा। मेरे मित्र, आपने अभी जस्ट देखा था कि भूतुल्यकालिक उपग्रह या फिर आपका जो भू अस्थायी उपग्रह था, इसका पृथ्वी के चारों ओर घूमने का डायरेक्शन क्या था, तो आपको जस्ट अभी मैंने बताया सर पश्चिम से पूर्व था। आपका जो भूतुल्यकालिक उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह था, ये दोनों ही क्या हो रहे थे सर, तो पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा था। लेकिन जो आपका पोलर सैटेलाइट होता है, ध्रुवीय उपग्रह होता है, वो क्या करता है सर, तो वो ध्रुव के परितः उत्तर से दक्षिण घूमते रहता है। ध्रुव के परितः क्या होता है सर, उत्तर से दक्षिण की ओर घूमते रहता है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ध्रुवीय सैटेलाइट जो आपका पोलर सैटेलाइट है, इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है, तो 500 से 800 किलोमीटर होती है। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि जो आपका ध्रुवीय उपग्रह है वो पृथ्वी से किस ऊंचाई पर स्थित होता है, तो सर पृथ्वी से 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जितने भी पोलर सैटेलाइट हैं उन सब का जो परिभ्रमण काल है वो लगभग कितने का है सर, तो 100 मिनट का है। वो कितने का है सर, 100 मिनट का। तो पोलर सैटेलाइट के बारे में बस आप इतना याद रखिएगा कि पोलर सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर की होती है। और इसका जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है सर, तो 100 मिनट होता है। मतलब क्या कि आपका जो ध्रुवीय यानी कि पोलर सैटेलाइट है वो अपना एक पूरा चक्कर कितने समय में लगा लेता है सर, तो 100 मिनट में लगा लेता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार पोलर सैटेलाइट के बारे में अपने कॉपी में लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं उपग्रह में भारहीनता की। अब हम लोग बात कर लेते हैं उपग्रह में भारहीनता की। जी हाँ, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट कहते हैं। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि उपग्रह में भारहीनता इंग्लिश में क्या कहलाता है, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट कहलाता है। मेरे मित्र, इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है। आप इस चीज़ को लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर, कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति या वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है, भारहीनता की स्थिति में होती है, यानी कि वेटलेसनेस की सिचुएशन में होती है। आपके मन में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि सर ये क्यों होती है भारहीनता की स्थिति में। कोई भी व्यक्ति या वस्तु कृत्रिम उपग्रह के अंदर वेटलेसनेस की सिचुएशन में क्यों होती है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु में भार का कारण क्या होता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति में भार का कारण क्या होता है, भार का कारण क्या होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर हम लोग को पता है कि किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है और गुरुत्वीय त्वरण को गुना कर देंगे तो उस वस्तु का भार आ जाएगा। भाई ये भार जो आएगा ये संख्यात्मक वैल्यू है। मतलब क्या कि वेट के लिए संख्यात्मक मान निकालने के लिए फॉर्मूला है सर, W=mg। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी व्यक्ति या वस्तु में भार का कारण क्या होगा, तो सिंपल आप याद रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु में भार का कारण संपर्क तल के द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल होता है। आप इस चीज को चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु में भार का कारण, वेट का कारण उस पे संपर्क तल द्वारा लग रही प्रतिक्रिया बल होती है।
आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो भार का कारण होता है वो क्या होता है, तो सर संपर्क तल के द्वारा जो उस व्यक्ति या वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लग रहा होता है वही व्यक्ति या वस्तु में भार का कारण होता है। आप कहेंगे सर इसको नहीं समझे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई लड़का है जो पृथ्वी के सतह पे खड़ा है, ये कोई लड़का है जो पृथ्वी के सतह पे खड़ा है और ये फील कर रहा है कि हाँ हमारे अंदर भार है। तो ये क्यों फील कर रहा है सर? क्योंकि इस लड़का के पैर के सतह पे, इस लड़का के पैर के सतह पे पृथ्वी के सतह के द्वारा क्या लगाया जा रहा है सर? प्रतिक्रिया बल लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है सर? प्रतिक्रिया बल लगाया जा रहा है। जो हम लोग संपर्क तल की बात करते हैं ना, कांटेक्ट सरफेस की बात करते हैं ना, वो यही है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्या हो, एक दूसरे के साथ सटा हुआ हो। तो आपका लड़का पृथ्वी पे खड़ा है, मतलब क्या कि इसका संपर्क तल क्या हो जाएगा, तो लड़के का पैर और पृथ्वी। अब लड़के के पैर और पृथ्वी के बीच में पृथ्वी के द्वारा इस पे एक प्रतिक्रिया बल लगाया जा रहा है, जिसके चलते लड़का क्या फील कर रहा है, अच्छा हमारे शरीर के अंदर भी भार है। मतलब आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु में भार का कारण क्या होता है, प्रतिक्रिया बल होता है जो किसी सतह के द्वारा उस पर लगाया जाता है। आप कह रहे हो कि सर उपग्रह में, कृत्रिम उपग्रह में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिक्रिया बल 0 हो जाएगा तो भारहीनता की स्थिति आ जाएगी, और प्रतिक्रिया बल का कुछ वैल्यू होगा तो वस्तु में भार हो जाएगी। सर बिल्कुल सही है, और यही कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था। क्या कि किसी भी कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो हम लोग बात करते हैं कि व्यक्ति या वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उपग्रह के तल के द्वारा जो उस व्यक्ति या वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगाई जाती है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु क्या होती है, भारहीनता की स्थिति में होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन मार्क का जवाब मिल गया होगा। क्या कि सर क्यों कोई भी कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति या वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है, तो आप क्या कहेंगे कि सर क्यों? तो रीजन ये है कि उपग्रह के तल के द्वारा, उपग्रह के तल के द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल क्या होता है, लगाया गया प्रतिक्रिया बल क्या होता है, तो सर 0 होता है। लगाया गया प्रतिक्रिया बल 0 होता है, और इसीलिए कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो व्यक्ति या वस्तु होते हैं वो किस सिचुएशन में होते हैं, तो वेटलेसनेस की सिचुएशन में होते हैं, यानी कि भारहीनता की स्थिति में होते हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं सर कि उपग्रह के अंदर ग्लास से पानी पीना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि पानी जैसे ही ग्लास से निकलेगा, पानी बूंद के रूप में उस उपग्रह के सरफेस में, सतह में क्या होगा सर, तैरना शुरू कर देगा। और यही एक रीज़न है कि अंतरिक्ष यात्रियों को उसका जो भोजन होता है, उसका जो फूड होता है, उसको क्या किया जाता है सर, तो ट्यूब में भर के दिया जाता है, ताकि जब भी उसको भूख लगे तो फट से मुंह के पास खोले और इधर से दबाए, भोजन सीधे उसके पेट में चला जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर कोई भात दाल या चावल सब्जी ऐसे हाथ से उठा के खाएगा तो वो उपग्रह में तैरते रहेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि उपग्रह के तल के द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर जो प्रतिक्रिया बल लगाई जाती है वो 0 होता है। इसीलिए व्यक्ति या वस्तु उपग्रह के अंदर किस स्थिति में होती है, भारहीनता की स्थिति में होती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर आपने बोला कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति या वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है। चलो ये बात तो हमने समझ लिया कि उपग्रह के तल के द्वारा उस पर जो प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है वो 0 होता है, इसीलिए भारहीनता की स्थिति में होती है। लेकिन ये बताओ आप कि जब हम लोग चंद्रमा की बात करते हैं, मून की बात करते हैं, तो हम लोग तो यहाँ पे कहते हैं कि चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का क्या होता है, 1/6 होता है। चंद्रमा पे किसी व्यक्ति या वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी के मास का, पृथ्वी के वेट का, पृथ्वी पे वस्तु के वेट का 1/6 होता है। क्यों कहते हैं, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि चंद्रमा, मून का जो द्रव्यमान होता है अन्य सैटेलाइट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अन्य सैटेलाइट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसीलिए ये वस्तु को आकर्षित करने का गुण कायम रखती है। ये वस्तु को आकर्षित तो करती है, इसके अंदर वस्तु को आकर्षण करने का तो गुण है, लेकिन इसकी जो गुरुत्वीय त्वरण होती है वो कितनी होती है सर, 1/6 होती है। ध्यान में रखेंगे कि चूंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, इसीलिए चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। और इसीलिए चंद्रमा वस्तु को आकर्षित करती है, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है वो अन्य उपग्रह से क्या होता है, ज़्यादा होता है।
मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि उपग्रह में भारहीनता को आप समझ पाए होंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, पलायन वेग की, एस्केप वेलोसिटी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं पलायन वेग की, जी हाँ, जिसको इंग्लिश में हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। बस 2-4 बेसिक बातें हैं, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ऐसे आप सभी को मालूम होगा कि जब भी आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो क्या होता है, फिर से सर पृथ्वी पे रिटर्न आ जाता है। अगर आप ज़्यादा वेग से फेंकते हो तो ज़्यादा ऊंचाई कवर करता है, लेकिन फिर से क्या हो जाता है सर, नीचे आ जाता है। अब अगर आप क्या करो कि किसी वस्तु को इस वेग से फेंक दो कि वो कभी पृथ्वी पर रिटर्न ही नहीं आए, मतलब कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और फिर पृथ्वी पर वापस ही ना आए, तो इस सिचुएशन में जो वस्तु का वेग होता है ना सर, उसी को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जैसे कि इस मार्कर को हम ऐसे फेंके तो ये नीचे आ गया सर। अब इसको और जोर से फेंकेंगे तो ये और ज़्यादा हाइट कवर करेगा, लेकिन फिर से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन अब क्या करें कि इस मार्कर को हम एक ऐसे वेग से फेंकें ऊपर कि ये ऊपर जाए और चलता ही रह जाए। मतलब क्या कि पृथ्वी पर ये रिटर्न ही नहीं आए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। तब जो इसका वेग होगा ना सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं, यानी कि एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो सर हम लोग पलायन वेग के बारे में क्या डेफिनेशन लिखते हैं, तो लिखते हैं सर कि वह न्यूनतम वेग, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन को फंसाया जाता है। जनरली हम लोगों के माइंड में क्या रहता है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंके नीचे आ गया, जोर से फेंके तो फिर थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई कवर किया फिर नीचे आ गया, और ज़्यादा जोर से फेंके तो वो क्या हो गया, गुरुत्वीय क्षेत्र के पार कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपका जो एस्केप वेलोसिटी होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये न्यूनतम वेग है। किसी भी वस्तु का क्या है सर, ये न्यूनतम वेग है, जिससे अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो पृथ्वी पर क्या होगा, फिर से रिटर्न नहीं आएगा। तो आप पलायन वेग को डिफाइन क्या करते हैं कि वह न्यूनतम वेग जिससे पृथ्वी तल से किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए, ऊपर फेंका जाए तो वह फिर रिटर्न पृथ्वी पर नहीं आता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा वेग है जिससे कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वस्तु पृथ्वी तल पर रिटर्न ना आ पाए, तो आप कहेंगे सर पलायन वेग है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पलायन वेग की प्रकृति कैसी होती है, आपका वहाँ पे ऑप्शन होगा अधिकतम, न्यूनतम, अधिकतम एवं न्यूनतम दोनों, नन ऑफ दिस। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि पलायन वेग की जो प्रकृति होती है ये क्या होती है सर, न्यूनतम होती है। और पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी आपका एक न्यूनतम वेग है, जिससे आप किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंक देते हो तो वो वस्तु फिर आपके पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर किसी वस्तु के पलायन वेग को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे मित्र आप लोग याद रखेंगे कि सर एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, तो √2gr फार्मूला लिखते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ये फार्मूला भी पूछा जाता है कि वस्तु के पलायन वेग के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे √2gr, जहां पे g क्या है सर, तो g गुरुत्वीय त्वरण है, g आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और जो r है ये r क्या है सर, तो ये r पृथ्वी की त्रिज्या है। ये r क्या है सर, पृथ्वी की त्रिज्या है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है, एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, तो आप हमेशा कहेंगे सर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी भी वस्तु का जो पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी तल से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो वस्तु आपका फिर पृथ्वी पर रिटर्न नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर
चंद्रमा से किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होगा? चंद्रमा से किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होगा? तो आप याद रखेंगे 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि चंद्रमा के सतह से अगर किसी वस्तु को 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो फिर से चंद्रमा पर रिटर्न नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अब आपको एक और आसान सा कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। क्या कि आप कह रहे हो कि सर एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है √2gr, √2gr, जबकि हम लोगों को पता है कि √gr जो है ये किसी उपग्रह का कक्षीय वेग होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। और आप यहाँ पे कह रहे हो कि एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू √2gr। अगर हम इस gr के जगह ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल दे तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हम लिख सकते हैं क्या कि VE इक्वल टू √2, gr के जगह क्या VO लिख सकते हैं। VO क्या है आपका? तो उपग्रह का कक्षीय वेग है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। उपग्रह का कक्षीय वेग है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और हम लोग पढ़ते हैं क्या, अभी आपने देखा कि एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2gr, जबकि gr आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पलायन वेग इक्वल टू √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग बोलते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि पलायन वेग जो है वो कक्षीय वेग का, पलायन वेग जो है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। तो आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि किसी वस्तु का पलायन वेग उपग्रह के कक्षीय वेग का क्या होता है? तो आप कहेंगे √2 गुना होता है। क्या होता है? √2 गुना होता है। और इसी चीज को आप लोग रटते रहते हैं। अरे भाई काहे का रटना? आपको मालूम है कि V इक्वल टू √2gr, gr को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बोलते हैं। तो हम ये तो लिख ही सकते हैं कि पलायन वेग इक्वल टू √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सिंपल है भाई ना, क्या कि पलायन वेग कक्षीय वेग का क्या होगा? √2 गुना होगा। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में अगर एस्केप वेलोसिटी से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपको डेफिनेशन से संबंधित होगा, या फिर आपको पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग पूछा जाएगा, या फिर चंद्रमा से पलायन वेग पूछा जाएगा, या बस ये पूछा जाएगा कि किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होता है, तो आप कहेंगे उपग्रह के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। अब इससे जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन सारे चीज़ों को लिख लीजिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की, यानी कि ग्रहों के गति से संबंधित केपलर के नियम की। अब हम लोग बात कर लेते हैं केपलर के नियम की। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम लोग थोड़ा सा लंबा फॉर्म में क्या कहते हैं, ग्रहों के गति से संबंधित केपलर का नियम, या इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसी को हम लोग थोड़ा सा लंबा करके क्या बोलते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आप इसको आसान भाषा में केपलर का नियम भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, चलेगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि केपलर जो थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे सर? तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। किसके गति से संबंधित इन्होंने नियम का प्रतिपादन किया? तो सर ग्रह के गति से संबंधित इन्होंने क्या किया? 3 नियम का प्रतिपादन किया। कितने नियम का सर? 3 नियम का। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि केपलर्स ने ग्रह के गति से संबंधित कुल कितने नियम दिए? तो सर 3 नियम दिए। अब आप कहेंगे कि सर वो 3 नियम कौन कौन से थे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रथम नियम और द्वितीय नियम। पहले इसको समझेंगे, फिर हम लोग तृतीय नियम की बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और आप ध्यान में रखिएगा कि केपलर ने अपने ग्रह के गति से संबंधित जो नियम का प्रतिपादन किया था उसमें पहला और दूसरा नियम 1609 ईस्वी में दिया। कब दिया सर? 1609 ईस्वी में। अगर आपसे कोई ये पूछे कि केपलर्स के द्वारा ग्रह के गति से संबंधित जो प्रथम और द्वितीय नियम दिया गया था वो किस वर्ष प्रतिपादित किया गया, तो आप कहेंगे सर 1609 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया। आप सभी के मन में सवाल उठेगा कि सर तृतीय नियम को कब प्रतिपादित किया गया? तो 1618 में इन्होंने ग्रह के गति से संबंधित तृतीय नियम दिया था, यानी कि तीसरा नियम दिया था। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर प्रथम नियम क्या कहता है? बड़ा ही आसान सा चीज कहता है, क्या कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग यानी कि इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य कक्षा के किसी फोकस पे क्या होता है? स्थित होता है।
इन्होंने अपने पहले नियम में क्या बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में यानी कि इलिप्टिकल मार्ग में सन के चारों ओर परिक्रमा करता है और सन जो होता है वो कक्षा के किसी फोकस पे क्या होता है, स्थित होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये आपका सन है, ये आपका क्या है सर, सन है, सूर्य है। तो केपलर का पहला नियम क्या कहता है कि इस सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमेगा वो किस में घूमेगा सर, तो एक इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, यानी कि एक वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा। और उसका कक्षा कैसा होगा सर, ये इसी टाइप का कक्षा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं, या हिंदी में दीर्घवृत्ताकार कक्षा बोलते हैं। अगर आपका कोई प्लैनेट यहाँ पे है, अगर आपका कोई प्लैनेट यहाँ पे है, मतलब क्या कि मान लीजिए कि ये आपका ग्रह है, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो किस कक्षा में चक्कर लगाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिटल में चक्कर लगाएगा, यानी कि दीर्घवृत्ताकार पाथ में क्या करेगा, घूमते रहेगा। और ये जो सन है ये उस कक्षा के, यानी कि जिस कक्षा में ग्रह जो है सन के चारों ओर घूम रहा है, उस कक्षा के किसी फोकस बिंदु पर क्या होगा सर, स्थित होगा। तो केपलर्स का पहला नियम सीधे सीधे ये कहता है कि जितने भी ग्रह हैं वो सब के सब सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल मार्ग में यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते रहते हैं, सन का परिक्रमा करते रहते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं। अब हम लोग द्वितीय नियम की बात करते हैं। केपलर्स ने ग्रह के गति संबंधित अपने द्वितीय नियम में क्या बोला सर, तो इन्होंने बोला कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग यानी कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आप कहेंगे चलो सर ये तो आसान है कि एक लाइन में हम समझ गए कि प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग होगा वो नियत होता है, लेकिन ये बताओ कि ग्रह का क्षेत्रीय वेग होता क्या है, एरियल वेलोसिटी होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट आपने देखा पहले नियम में क्या कि प्रत्येक ग्रह जो है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल मार्ग में यानी कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग में क्या करती है, सूर्य का परिक्रमा करते रहती है। सूर्य का क्या करती है, परिक्रमा करते रहती है। मेरे मित्र आप मान लो कि ये आपका A1 प्लैनेट है, ये आपका पहला ग्रह है जिसका हम नाम रख दिए A1, और ये आपका दूसरा ग्रह है जिसका हम नाम रख दिए सर A2, जिसका क्या नाम रख दिए सर A2। द्वितीय नियम में क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। हमको जानना है कि ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब ये इसके चारों ओर परिक्रमा करेगा तो मान लेते हैं कि किसी क्षण ये इस बिंदु पे रहा होगा। जब आपका A1 प्लैनेट इस जगह से इस जगह आएगा तो ये कुछ ना कुछ एरिया को कवर करेगा। मतलब क्या कि ये अपने त्रिज्यखंड के बराबर एरिया को कवर करेगा, ये अपने त्रिज्यखंड के बराबर एरिया को कवर करेगा। मेरे भाई ये बताओ कि ये आपका A1 प्लैनेट जब इस पॉइंट से यहाँ पे आएगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेग होगी, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेग होगी। सर उसी वेग को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय वेग कहते हैं। इसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं सर, एरियल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब क्या कि किसी प्लैनेट के द्वारा अपने त्रिज्यखंडीय क्षेत्र को पार करने में जो वेग उत्पन्न किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, एरियल वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम A2 प्लैनेट की बात करें तो सर ये भी अगर इस पॉइंट पे है तो किसी क्षण ये यहाँ पे आएगा तो भाई ये भी अपने त्रिज्यखंड के बराबर क्षेत्रफल का क्षेत्र को कवर करेगा। अब इस क्षेत्र को कवर करने के लिए जो इसकी वेग होगी वो क्या कहलाएगी, तो सर क्षेत्रीय वेग यानी कि एरियल वेलोसिटी कहलाएगी। भाई मेरे केपलर्स का द्वितीय नियम यही कहता है कि A1 और A2 दोनों का जो क्षेत्रीय वेग होगा, एरियल वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। और सर यही कारण है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होती है, जब ग्रह सूर्य के निकट होती है तब उस ग्रह का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब ग्रह सूर्य के दूर होता है तब उस ग्रह का जो वेग होता है वो क्या होता है सर, कम जाता है। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख भी दिया है सर, क्या कि जब ग्रह सूर्य के निकट हो तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब ग्रह सूर्य से दूर हो जाए तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि पहले नियम और द्वितीय नियम दोनों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं केपलर्स के तृतीय नियम की। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इन सब चीज़ों को लिख लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं केपलर्स के तृतीय ग्रह से गति संबंधित नियम की। जी हाँ, आप याद रखिएगा कि केपलर्स ने इस नियम को कब प्रतिपादित किया था सर, तो 1618 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। और अपने पहले और दूसरे नियम को कब प्रतिपादित किया, तो सर 1609 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इन्होंने अपने तृतीय नियम में क्या बताया सर, तो
तो इन्होंने बताया कि ग्रह के परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वो ग्रह की सूर्य से जो औसत दूरी r होती है उसके घन के समानुपाती होता है, यानी कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r³। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r³। आप कहेंगे थोड़ा भी पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। अभी जस्ट आपने देखा कि कोई भी जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में परिभ्रमण करेगा, एक वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करेगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तृतीय नियम में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि ग्रह का परिक्रमण काल क्या है। मेरे भाई ये आपका प्लैनेट है और ये सन के चारों ओर घूम रहा है। तो मान लीजिए ये यहाँ से चलना शुरू किया और फिर घूमते घूमते ये कहाँ पे आ गया, फिर यहीं पे आ गया, तो ये अपना एक पूरा चक्कर लगा लिया। तो सर इसको एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। या आप सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही समय उस ग्रह का क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। तो तृतीय नियम ये कह रहा है कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि इस ग्रह का परिक्रमण काल t है, इस ग्रह का परिक्रमण काल कितना है सर, t है, तो कहा जा रहा है कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन के समानुपाती होती है। आपका जो ग्रह है यहाँ पे, इससे सूर्य की औसत दूरी कितनी होगी, तो आप मान लीजिए सर ग्रह से सूर्य की औसत दूरी r है, ग्रह से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, r है। तो तृतीय नियम के अनुसार आप क्या कहेंगे कि जो ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग है वो ग्रह से सूर्य की जो औसत दूरी है उसके घन के समानुपाती है। मतलब क्या कि ये परिक्रमण काल का वर्ग t² किसके समानुपाती है, तो ग्रह से जो सूर्य की औसत दूरी है कितनी है, r, इसके क्यूब के समानुपाती है। इसके क्यूब के क्या है सर, समानुपाती है। तो आप इस रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखेंगे, आप इस रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वो उस ग्रह से सूर्य की जो औसत दूरी होती है उसके घन का क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r³ होता है। मेरे मित्र आप कहेंगे कि सर इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, तो सर इससे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकलता है। क्या, तो आप कंक्लूजन दे करके भी इस पॉइंट को लिख ही लीजिएगा, कंक्लूजन देकर के भी आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट ये निकल के सामने आता है कि जब ग्रह जो है आपका सूर्य से क्या हो सर, दूर हो, जब ग्रह सूर्य से क्या हो सर, दूर हो, तो उसका जो परिक्रमण काल होगा ना सर वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब ग्रह सूर्य के निकट हो तब उस ग्रह का जो परिक्रमण काल होगा ना वो सर क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या कि ग्रह सूर्य के निकट हो, ग्रह क्या हो सर, सूर्य के निकट हो, तो परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, तो परिक्रमण काल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए तो इसका। मेरे भाई आप सभी कहते हो कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध, मरकरी जिसको आप बोलते हो। तो भाई ये बताओ कि बुध का परिभ्रमण काल कितना होता है, तो आप कहते हैं सर 88 दिन होता है। बुध का परिभ्रमण काल कितना होता है, 88 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मरकरी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर कितने दिन में लगा लेती है, तो सर 88 दिन में। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ग्रह सूर्य के निकट हो तो परिक्रमण काल क्या होता है सर, कम हो जाता है। लेकिन दूसरे पॉइंट की जब आप बात करेंगे तो क्या कहेंगे, जब ग्रह सूर्य से क्या हो, जब ग्रह सूर्य से दूर हो, क्या हो, दूर हो, तो सर परिक्रमण काल क्या होगा, परिक्रमण काल बढ़ जाता है। परिक्रमण काल क्या होता है सर, बढ़ जाता है। मेरे मित्र आप सभी जानते होंगे कि सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो आप कहते हैं सर वरुण है। कौन सा है, वरुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। तो सर इस नेपच्यून का परिभ्रमण काल कितना होता है, ध्यान में रखेंगे सर 165 वर्ष होता है। कितना होता है, 165 वर्ष। आप देख रहे हैं कहाँ पे 165 वर्ष और कहाँ पे आपका 88 दिन, दोनों में अंतर है या नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, दिख रहा है हम लोग को। तो बस आप
कैप्लर्स के तृतीय गति नियम को इतना ही याद रखेंगे कि कैप्लर्स के तृतीय गति नियम के अनुसार जो ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग होता है वो ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रह सूर्य के निकट हो तो परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि बुध का परिक्रमण काल कितना 88 दिन है, और अगर ग्रह सूर्य से दूर हो तो परिक्रमण काल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि वरुण नेपच्यून का परिक्रमण काल कितना है सर, 165 वर्ष है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारे चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे और आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है आज के इस सेशन के साथ से। और उम्मीद ये भी करते हैं कि अब इससे आपको कोई भी सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं कि आप इस सेशन के सारे बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।